नमस्कार दोस्त, मैं ओम प्रकाश गुजर। आज का अपना जो सेशन चल रहा है वो पॉलिटी का जो अधिनियम चला रहे हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए काम का है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो। जहाँ भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी आती है उसमें काम की है। आप आवाज बढ़ा लेना इसकी। फ्री क्लास चल रही है यूट्यूब के ऊपर। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आगे बढ़ते हैं बिना किसी स्वागत के। ठीक है, तो चलिए फिर। भारत शासन अधिनियम 1861 यानी इससे पहले करवा दिए थे 1853। शुरू से चल रहा है 1773 से भी पहले से पृष्ठभूमि पूरी जो इंडियन पॉलिटी है पूरी कंप्लीट करवा रहे हैं। फ्री क्लास चल रही है और चलती है। 1861 का जो बनाया गया था ना भारत शासन अधिनियम है, सोच रहे ये मत्सरी टिकने नहीं देते हैं। ये देखिए इसका जो ये क्यों बनाया गया था, यानी कि ये सहायक नीति के आधार पर बना था। सहायक नीति, ये सहायक नीति द्वारा एक्ट का निर्माण किया गया था। एक्ट का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये सहायक नीति के तहत इसका निर्माण कर दिया और इसके अंदर जो थी गवर्नर परिषद, गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी उसमें और विधान परिषद में, विधान परिषद के अंदर भारतीयों को शामिल किया गया। प्रथम बार भारतीयों को क्या किया गया? शामिल किया गया। भारतीयों को शामिल, पहले भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, बाद में इसको 1861 में भारतीयों को शामिल कर लिया गया था। इसके अंदर ये परिषद जो थी ना, ये नियम कानून बनाने का काम किया करती, जैसे अपनी संसद होती है ना, ऐसे ये परिषद हुआ करती थी, विधान परिषद, जिसको हम पहले गवर्नर परिषद बोलते हैं। पहले गवर्नर परिषद हुआ करती थी, यानी गवर्नर जनरल की परिषद थी, इसमें सदस्य हुआ करते थे 4 सदस्य, 5 सदस्य, ऐसे हुआ करते थे इसके अंदर। तो ये गवर्नर इसका डिसीजन लेता था, ये मतलब गवर्नर जो है इनकी बात मानता था और ये फैसला करते थे गवर्नर को क्या कुछ करना है। फिर गवर्नर ने तो अपने हाथ में ले लिया था कानून, इसकी बात नहीं माना करता था फिर। ठीक है, तो ये है प्रथम बार इसको शामिल किया गया। अब शामिल होने वाले कौन कौन लोग थे? एक तो देखिए पटियाला का नरेश था, पटियाला का नरेश, पंजाब में पड़ता है पटियाला। पटियाला का नरेश था एक, तो इसके अंदर जो शामिल हुआ था प्रथम बार। फिर ग्वालियर नरेश था, ग्वालियर नरेश। उसके बाद फिर बनारस का राजा था, बनारस महाराजा। तो ग्वालियर पटियाला का जो राजा था उसका नाम था नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह पहली बार किसमें शामिल हुआ था? ये विधान परिषद के अंदर शामिल हुआ था। ग्वालियर का नरेश था जिसका नाम था दिनकर राव, दिनकर राव। और बनारस का जो राजा था उसका क्या नाम था? उसका नाम था देवनारायण। जय हो प्रभु देवनारायण, जय श्री देवनारायण। फूल, कमल फूल के अवतार देवनारायण है। तो ये बनारस का राजा था जो किसमें शामिल हुआ पहली बार? विधान परिषद में, जो गवर्नर जनरल परिषद थी ना उसके अंदर शामिल किया गया इसको। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो था भारत शासन अधिनियम, इसमें भारत जो परिषद थी ना, भारत परिषद, जो भारत सचिव हुआ करता था, भारत सचिव, भारत मंत्री, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद बनी थी। तो उसे परिषद देखिए, गवर्नर परिषद अलग है, भारत परिषद अलग है। तो भारत की जो परिषद थी इसके अंदर 15 सदस्य हुआ करते थे, उसको विधायी संस्था का दर्जा दे दिया गया। विधायी संस्था का दर्जा किसको दे दिया? विधायी संस्था का दर्जा भारत परिषद को दे दिया, विधायी परिषद, विधायी संस्था का दर्जा। फिर इसके अलावा केंद्र और राज्यों में, यानी कि केंद्र प्लस प्रांतों में, विधान मंडलों में व्यक्तियों की संख्या को क्या किया गया? इंक्रीज किया गया, यानी कि गैर सरकारी सदस्यों को बढ़ाया गया। विधान मंडलों में
विधानमंडलों में सदस्यों को मनोनीत किया गया, सदस्य मनोनीत हुए। अब देखो केंद्र विधानमंडल में जो कितने सदस्य मनोनीत किए गए और प्रांत में कितने किए गए, इन दोनों में अलग अलग किए गए थे, केंद्र में अलग और राज्यों में अलग। देखिए अधिकतम सदस्य संख्या यानी कि बढ़ाए गए जो थे ना, वो कितने थे, बताता हूँ इसको, अलग कलर में लिखता हूँ मैं यहाँ। देखो केंद्र में जो बढ़े हुए सदस्य थे ना, उनकी संख्या कितनी थी, अधिकतम सदस्य संख्या 12 थी और न्यूनतम जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, इसकी 6 थी केंद्र में। और इसमें से आधे सदस्य यानी कि 50% गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए गए, गैर सरकारी यानी कि वो प्राइवेट आदमी थे, गैर सरकारी। तो ये कुल मिलाकर के 12 से कितने हो गए, 18 50% कितना हुआ, 9 सदस्य, यानी कि 9 सदस्य गैर सरकारी थे, किसमें, केंद्र विधान मंडल में। और प्रांतीय विधानमंडल में भी ऐसे ही किया गया, जो अधिकतम सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, 8 और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी रखी गई, 4 रखी गई। और इसी में भी वो आधा गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए गए, आधे कितने, आधे मतलब 50% गैर सरकारी सदस्य इसमें भी नियुक्त किए गए प्रांतों में, प्रांतीय विधानमंडल में। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें और क्या क्या संशोधन किया गया, इसके अंदर किया क्या गया कि जो इसका शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, विधायी जो शक्ति थी ना, विधायी शक्ति, इन विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण। देखो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का मतलब समझते हो आप, केंद्रीकरण में अभी आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो केंद्रीकरण जो होता है ना, केंद्रीकरण, वो केंद्रीकरण का मतलब होता है कि ये व्यक्ति है, ये केंद्र में बैठा है, तो कोई ये है, कोई ये है, कोई ये है, और कोई ये है, कोई ये है, कोई ये है। जो भी कानून बनाएगा वो ये बनाएगा, और कानून बना करके इनके ऊपर क्या करेगा, लागू करेगा। ठीक, इनके ऊपर क्या करेगा, लागू करेगा। कानून कौन बना रहा है, ये एक व्यक्ति है जो सब जगह अपने कानून को क्या कर रहा है, लागू कर रहा है। यानी कि अंतिम रूप से मान्य किसका फैसला रहेगा, इसके पास में, उनका अंतिम शक्ति किसके पास है, इसके पास में है। और विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और ये है, इसके भी अलग कलर से लिख देता हूँ, ये बैठे हैं इधर चारों तरफ। इसने शक्तियों को क्या किया है, यानी कि ये तो है केंद्रीकरण, इसका जो फैसला है ये तो अंतिम शक्ति इसके पास ही पहुंचेगी, इसकी इनकी जो है अंतिम शक्ति किसके पास पहुंचेगी, इधर पहुंचेगी, यहाँ पहुंच रही है। यानी कि अंतिम शक्ति ये इसके पास है, एक व्यक्ति के पास। और इसने क्या कहा है कि भाई जो कानून है ना, वो तुम भी बना सकते हो, यानी कि मैं तुम्हें भी अधिकार देता हूँ, तुम भी क्या बना सकते हो, कानून बना सकते हो, अपने राज्य में कानून बना करके लागू कर सकते हो। तो ये तो होता है विकेंद्रीकरण, और वो होता है क्या, केंद्रीकरण। समझ गए। तो यानी कि अब जो शिक्षा है, जो संपत्ति सूची का विषय है शिक्षा, तो शिक्षा के ऊपर क्या होता है, क्या फंडा है, शिक्षा के ऊपर फंडा ये है कि केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकते हैं। प्रत्येक राज्य शिक्षा के ऊपर अपना कानून बना सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर विकेंद्रीकरण का सिद्धांत लागू किया जाता है। कौन से अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम 1861 में, यानी प्रांतों को कानून बनाने की शक्ति दी गई, प्रांतों को कानून निर्माण का अधिकार दिया गया, कानून निर्माण का अधिकार, कानून निर्माण का अधिकार किसको दिया गया, प्रांतों को, जो राज्य थे ना उनको। इसके अलावा और अगर हम बात करें इसमें और क्या क्या सिस्टम था इसमें देखो 3 प्रांतों में
जो 3 प्रांत थे ना इसके, वहां पर उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। उच्च न्यायालयों का गठन, उच्च न्यायालयों का गठन। कौन कौन से उच्च न्यायालय थे? देखिए 3 उच्च न्यायालय। जो पहला जो था ये था कलकत्ता, कलकत्ता उच्च न्यायालय। फिर जो दूसरा था वो था बॉम्बे उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय। और तीसरा था मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। इन तीनों का जो गठन किया गया था, वो तीनों का गठन ये देखिए 2 जुलाई को तो किसका किया गया? कलकत्ता का। 2 जुलाई को कलकत्ता का गठन किया गया, कब? 1862 में। फिर ये 14 अगस्त 1862 में किसका गठन किया गया? बॉम्बे का। और 15 अगस्त को, यानी कि 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के दिन किसका गठन किया गया? 15 अगस्त 1862 में मद्रास हाई कोर्ट का क्या किया गया? गठन किया गया। अब और भी है क्या? हाँ, बच गया इसका 1861 का। और भी कुछ लिखेंगे, बच गया है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। इसका जो बच गया है उसको देखते हैं आगे। भारत शासन अधिनियम में और भी बहुत कुछ बच रहा है। और इसके अंदर जो देखिए 3 प्रांतों में ही, 3 प्रांतों में उच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया। अब 3 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया, विधान परिषद का गठन। कौन से अधिनियम में? इसी के तहत 1861 में। अब जो 3 प्रांत हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे जो पहला प्रांत पड़ता है उसका नाम था बंगाल। फिर जो दूसरा प्रांत पड़ता है उसको बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी प्रांत, यानी कि उत्तर प्रदेश। वर्तमान का जो यूपी है ना, यूपी, उसको पहले क्या बोला जाता था? उत्तर पश्चिमी प्रांत है। जो अवध, पश्चिमी अवध और आगरा को मिला करके बनाया गया था इसको, यूपी को। अगला जो है पंजाब प्रांत। इन तीनों में क्या किया गया? विधान परिषद का गठन किया गया तीन प्रांतों में। 1862 में तो बंगाल में किया गया। फिर 1866 के अंदर किसको किया गया? यूपी में, यानी कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत में। और 1897 में किसका गठन किया गया? पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, तो ये 3 प्रांतों में इसका गठन किया गया। इसके अलावा और क्या किया गया इस अधिनियम के अंदर? देखिए पोर्टफोलियो का सिस्टम लागू किया गया। पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभागों का निर्माण किया गया। पोर्टफोलियो की शुरुआत इसमें की गई। शुरुआत यानी विभागों का निर्माण शुरू किया गया, विभाग निर्माण इसी अधिनियम में। इसके अलावा और क्या किया गया? इसके अलावा इसके अंदर जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है ना, उसको शुरू किया गया। मंत्रिमंडलीय प्रणाली शुरू, यानी मंत्रिमंडलीय प्रणाली का मतलब होता है कि किसी विभाग का अध्यक्ष कोई मंत्री बना दिया जाए या अध्यक्ष बना दिया जाए, यानी कि विभाग की जिम्मेदारी हेतु अध्यक्ष या मंत्री की नियुक्ति की गई। अध्यक्ष या कोई मंत्री की नियुक्ति, तो ये होता है मंत्रिमंडल का सिस्टम। नियुक्ति की गई किसकी? मंत्रिमंडलीय प्रणाली के अंतर्गत। और क्या सिस्टम इसमें किया गया? आपातकालीन परिस्थिति के अंदर, आपातकालीन परिस्थिति में वायसराय क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। कौन से अधिनियम? 1861 के अंदर। और क्या कुछ किया गया? और बस इतना ही किया गया, और कुछ ऐसा है नहीं।
बाकी जो विधान परिषद थी ना इसकी, विधान वायसराय की जो परिषद थी ना, वायसराय परिषद, वायसराय परिषद, इस वायसराय परिषद को पहले 5 सदस्य थे, 4 सदस्य थे इसके, 4 से बढ़ाकर कितने कर दिए, 5, 4 सदस्यों से कितने कर दिए, 5। 5वां कौन सा था, 5वां था भाई साहब इसका विधि सदस्य। 5वां कौन सा था, विधि सदस्य। विधि सदस्य की क्या कर दी गई, बढ़ोतरी कर दी गई, यानी कि 5 सदस्य इसके अंदर शामिल किए गए, जिसमें से शर्त यह रखी गई कि भाई जो 3 सदस्य है ना, ये भारत के अंदर 10 साल से रह रहे हो, अनुभव हो उसको 10 साल से यहाँ निवास करने का, और बाकी बचे 2 सदस्यों में से एक सदस्य क्या होना जरूरी होता है, विधि सदस्य होना जरूरी होता है। तो ऐसे कुल मिलाकर के कितने सदस्य रखे गए, 5 सदस्य रखे गए। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा फिनिश हो जाता है। 1861 इसमें फिनिश कर दिया गया, और ये है 1861 का पहला भाग, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर सरका देते हैं, नहीं ऊपर तो नहीं जाएगी लेकिन थोड़ा सा सरका देंगे, ठीक है। अब नीचे का दिखाई दे रहा होगा आपको आसानी से, तो ये पहला भाग हो गया और ये हो गया इसका दूसरा भाग। तो इसकी ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले अधिनियम की ओर। 1873 का जो एक्ट है ना, इसको बोलते हैं कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का नाश इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। यानी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति की घोषणा कौन से अधिनियम में की गई, समाप्ति की घोषणा इसी अधिनियम में की गई 1873 में। और 1 जनवरी 1874 को, यानी कि अगले दिन 73 तक तो दिसंबर 31 दिसंबर तक तो 73 ही है, फिर उसके दूसरे दिन यानी कि 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः समाप्त करके, पूर्णतः समाप्त या इसको भंग करके ब्रिटेन भेज दिया, ब्रिटेन भेज दिया। अब फिर क्या हुआ इस ईस्ट इंडिया कंपनी का, जब ब्रिटेन चली गई, इसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, तो इसको जो है इस कंपनी को जो है ना, इसका क्या हुआ कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, भारत से भगा दिया इसको। अब उसका वीडियो मैं आपको अलग बना के बताऊंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई क्यों भारत में, भारत को कैसे लूटा गया, इनका सिस्टम क्या था, ये कैसे नुमरे उमरे कैसे क्या थे, फिर इनके सोटे पड़े, फिर ये और लूटने लग गए, लोगों को बेवकूफ बनाया, पागल बनाया, और फिर ये भंग कर दिया इसको, तो फिर ये भग गई, और फिर ये कहाँ डूब के मरे वहां जाकर ब्रिटेन में। तो सारी चीजें हम अगले वीडियो में बताएंगे। बढ़िया स्पेशल वाला वीडियो होता है, सफेद थंबनेल वाला, अलग ही होता है वो वीडियो, उसमें बताते हैं। तो शाही और रॉयल फरमान का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो ब्रिटेन की महारानी थी ना, ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की साम्राज्ञी, अब भारत की साम्राज्ञी कहलाई, भारत की साम्राज्ञी घोषणा हुई इसमें, घोषणा कि भाई ब्रिटेन की जो महारानी है ना, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, ये अब कहाँ की महारानी कहलाएगी, ये भारत की महारानी कहलाएगी। और जो है वायसराय की जो परिषद थी ना, वायसराय की परिषद, वायसराय की परिषद, इस परिषद में पहले कितने सदस्य थे, 5, अब 5 से बढ़ाकर के कितने कर दिए, 6 सदस्य। छठा सदस्य कौन सा था, छठा सदस्य था
सार्वजनिक या इसको बोल सकते हैं लोक निर्माण विभाग का विशेषज्ञ, लोक निर्माण विभाग का विशेषज्ञ, विभाग का विशेषज्ञ। ये कौन सा था? ये छठा सदस्य था। तो ये एक शाही फरमान था जिसको हम रॉयल अधिनियम 1876 बोलते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत शासन अधिनियम 1892 जो निर्माण हुआ था, ये निर्माण हुआ था किसके लिए? कुछ घटनाएं घटित हुई थी, राष्ट्रीय घटनाओं को देखते हुए इसका निर्माण किया गया था। राष्ट्रीय घटनाओं के कारण इसका क्या किया गया था? घटनाओं के कारण। अब राष्ट्रीय घटनाएं कौन कौन सी हुई थी? ये तो बाढ़ने का हाँ हुई थी। एक तो हुआ था इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट का बिल विवाद हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद कब का था? ये बिल विवाद था 1883 का। फिर कांग्रेस की स्थापना, इसका मेन कारण कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में दिसंबर में। ठीक है, तो ये कांग्रेस की स्थापना हो गई। फिर इसके अलावा केंद्रीय और प्रांतीय जो परिषद थी, विधान परिषद, केंद्रीय और, इसको पीले कलर में लिखता हूँ, थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या कर दिया गया? इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की, जो गैर सरकारी सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, बढ़ाई गई। ये इसका एक मुद्दा था। फिर विधान परिषद को खुद को जो क्या किया गया, विधान जो परिषद थी ना, इसकी शक्ति में वृद्धि कर दी गई। विधान परिषदों की जो विधान परिषद थी, इसमें क्या क्या किया गया? एक तो इसकी शक्ति वृद्धि की गई, शक्ति में वृद्धि की गई। फिर दूसरा, 6 दिन से पहले, जो 6 दिन थे ना, 6 दिन से पूर्व सूचना देनी पड़ती थी। 6 दिन से पूर्व सूचना के माध्यम से, सूचना द्वारा जो बजट पेश किया जाता था ना, बजट कौन पेश करता था? भारत सचिव। तो सूचना द्वारा बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन एक अधिकार नहीं दिया। कौन सा? पूरक प्रश्न पूछने का। यानी कि जिसको नोट डाल करके लिख सकते हैं आप, नोट के अंदर इसमें नोट डालेंगे और लिखेंगे क्या? पूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न प्लस वोट का अधिकार नहीं दिया, वोट का अधिकार नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न क्या होता है? पूरक प्रश्न का मतलब होता है कि जैसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, संसद भवन में चल रही है संसद, और उसके अंदर प्रश्न पूछ रहा है, विधान परिषद थी पहले, तो विधान परिषद में प्रश्न पूछ रहा है कोई कि बताओ अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष होता है ना लोकसभा का स्पीकर, तो अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय है, तो उसमें कोई प्रश्न पूछ रहा है, बताइए किसानों की फसलें कितनी क्या नष्ट हो गई है, तो उसमें उत्तर आता है उसका, यानी कि प्रश्न का उत्तर दे दिया जाता है ना कि 100 बीघा फसल नष्ट हो गई। अब पूरक प्रश्न क्या होगा कि 100 बीघा कहाँ की नष्ट हो गई, ये होता है पूरक प्रश्न। यानी कि प्रश्न का उत्तर मिल गया, फिर उसे एक और प्रश्न उसी का बना दिया, उसको बोलते हैं पूरक प्रश्न। तो पूरक प्रश्न नहीं पूछेगा बोलो कोई भी ये, और वोट नहीं लेगा कोई भी,
तो इन दोनों के ऊपर मैंने लगा रखा था, बाकी बजट के ऊपर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन उससे पहले कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, 6 दिन पहले उसको बताना पड़ेगा कि मैं ये प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा मुद्दा और है इसके अंदर। मुद्दा ये है कि प्रथम बार अप्रत्यक्ष, जिसको हम परोक्ष बोलते हैं, अप्रत्यक्ष या परोक्ष निर्वाचन शुरू किया गया। निर्वाचन की शुरुआत इसी अधिनियम में की गई। इसमें एक चीज आपको नोट डालना है, नोट ये कि निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, शब्द प्रयोग नहीं किया गया। किसका? निर्वाचन का। ये निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया जाता है, आगे आप पढ़ोगे पार्लियामेंट सुधार अधिनियम चलेगा 1909 का, उसके अंदर पहली बार निर्वाचन शब्द का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी। और बस आज का ये इतना ही चलेगा टॉपिक। फिर अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं धमाकेदार टॉपिक के साथ। अगर नए जुड़े हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर लेना इसको, तुरंत बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक करते रहो आप। ठीक है, और बढ़िया समझदार आदमी हो आप। ठीक है